आईआईटी नेस्ट के वॉरियर्स, आईआईटी नेस्ट 2027 के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू करने वाले हो और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि कुछ भी करके आईआईटी नेस्ट 2027 क्वालिफाई करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट आईएससी बेंगलोर, सेवन आइजर्स, नाइजर, सीबीएस मुंबई, आईएसीएस कोलकाता जाकर ही दम लेंगे। अपने रिसर्च करियर की शुरुआत अभी करके ही दम लेंगे। तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि तुम्हारे कितने सारे डाउट्स हमने देखे, कमेंट्स हो चाहे यूट्यूब वीडियो के, चाहे हो पर्सनल इंस्टाग्राम डीएम या फिर सपोर्ट टीम को आए हुए मैसेजेस, मेल्स या फिर कॉल्स। मेजॉरिटी बच्चों की बस यही रिक्वेस्ट थी कि भैया ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं हम आप लोगों से, हमें आप लोगों के सामने बैठ करके साइंस की वो एसेंस सीखनी है जिसको अब तक शायद आप लोग ऑनलाइन डिलीवर कर रहे थे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मोर क्रेडिबल तरीके से या फिर मोर रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने साल में पढ़ाई कर सकें? क्या आप हमें ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं? और तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि जिस घड़ी का तुम्हें था इंतज़ार वो फाइनली आ चुकी है। तुम्हारे अखिल भैया और विवेक भैया ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और तुम्हारे लिए खोल दिया है दिल्ली में एक बढ़िया ज़बरदस्त ऑफलाइन सेंटर फॉर आईआईटी नेस्ट 2027, जिसमें तुम्हारे जो 4 मेंटर्स जो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों ही सब्जेक्ट्स, जो कि बाय द वे तुम्हें पता होगा और कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अक्रॉस इंडिया नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो चाहे तुम जेई एस्पिरेंट हो, चाहे तुम नीट एस्पिरेंट हो, चाहे फिर तुम एस्पिरेंट हो किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसमें कि 12 लेवल की साइंस आती है, तुम लोग वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल पाओगे, क्योंकि लाइक आई सेड जो 4 मेंटर्स तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं उनके पास है अपने अपने सब्जेक्ट्स का बहुत ही एनरिच्ड और डाइवर्स एक्सपीरियंस, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग कैपेबिलिटीज। तो जल्दी से मैं तुम्हें उन मेंटर्स से मिलवाऊंगा। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन कहाँ पर ही लाई करता है? वो है वो सेगमेंट जहाँ पर बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स समझ में नहीं आती। यानी कि अगर आपको मैथ्स फिजिक्स नहीं आती है तो एक अच्छा मेंटर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, जो आपको उतना तैयार कर दे ताकि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहे इन 2 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि आपका सिलेक्शन अगले साल हो रहा है या नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इन 2 बेहतरीन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जो 2 धुरंधर मेंटर्स आने वाले हैं आपके दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर में, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे अभय सर जो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो जैसा कि सर का नाम है अभय, तो जब वो फिजिक्स पढ़ाएंगे तो शायद नहीं बल्कि श्योरिटी कि आपका भय खत्म हो जाएगा फिजिक्स से। और दूसरे हमारे जो सर हैं जो कि गणितज्ञ हैं हमारे साथ, वो है हमारे वत्सल भैया, जो आईएसआई, सीएमआई जैसे एग्जामिनेशंस के साथ डील करते हैं, खुद जेईई एडवांस क्वालिफाइड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अचीवमेंट्स की क्या ही बात करूं, इन लोगों ने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले कि आप लोग सुनते गिनते रह जाओगे। लेकिन सिर्फ फिजिक्स और मैथ से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकले ऐसा जरूरी नहीं, राइट? तो ज़रूरी है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का साथ में होना, और केमिस्ट्री बायो वैसे भी साथ में चलते हैं। लेकिन आईआईटी नेस्ट इसीलिए मुश्किल है क्योंकि आप दोनों ही सब्जेक्ट्स को मास्टर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी दाल नहीं गलेगी एग्जाम में, क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। और ऐसी बेंगलोर जाना चाहते हो तब तो 215 के ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे भाई। लेकिन जहां पर फिजिक्स और मैथ्स आती है वहां पर एक सेवियर सब्जेक्ट भी आता है जो है तो बड़ा मुश्किल समझने में, अगर चाहे तो उसको आप नाइटमेयर भी मान सकते हैं बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। अगर समझ गए तो पॉज करके वीडियो को कमेंट में जरूर लिखना, बड़ी खुशी होगी जान के। तो केमिस्ट्री के इन धुरंधर मेंटर का नाम है नितेश भैया। आ जाओ। क्यों सर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे खुद इनको नितेश भैया ही बुलाते हैं। वी नीड टू जूम आउट द कैमरा लिटिल बिट ताकि चारों मेंटर्स, मतलब मैं तो नहीं हूँ अभी फिलहाल, 3 मेंटर्स आपके फ्रेम में आ जाए और आप देख पाओ कि आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट्स पी, सी और एम कौन पढ़ाने वाला है। तो बच्चों ये है वो मेंटर्स जो आपके 3 सब्जेक्ट्स को एकदम कर देंगे टंच, जिससे आपको एक्चुअल में आईआईटी नेस्ट में ऐसे लगेगा यार हम तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं इतने साल से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है इनको चुटकियों में पता होता है। तो ये आप लोगों को भी वैसे ही सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ा करके एकदम साइंटिफिकली सही माइंडसेट के साथ एग्जाम में बिठा देंगे ताकि आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ। तो जल्दी से शुरू करते हैं आपके वो कुछ सवाल जो आप एज अ स्टूडेंट इनसे पूछते, क्योंकि मैं अब
आपकी तरफ से एज अ स्टूडेंट नेता रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को और पूछूंगा वो सवाल जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के होते हैं जब आप अपने आईआईटी नेस्ट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे खतरनाक सब्जेक्ट फिजिक्स। भैया पर्सनली बता रहा हूँ 5 साल हो गए आईआईटी नेस्ट के लिए पढ़ाते हुए और बच्चों का सबसे बड़ा नाइटमेयर फिजिक्स होता है, क्योंकि एक तो इसमें मैथ्स भी है, दूसरी बात इसमें फिजिक्स तो फिजिक्स है ही और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो याद भी रखनी पड़ती हैं। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें ऐसा लगता है कि बायो, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों आ गए। तो बच्चे को ना बहुत तकलीफ है फिजिक्स में, हम्म, कैसे डील करवाओगे आप? तो जैसा आप बोल रहे थे ना, फिजिक्स में बच्चों को दो चीजों पे प्रॉब्लम आता है। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है कंसेप्चुअल हम्म। क्लैरिटी। इन जनरल देखा जाता है कि बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा सफर करते हैं। जो बच्चे बायो पढ़ रहे होते हैं उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो पूरी फिजिक्स जिसमें मैथ्स लग रही होती है उसको हम पहले ही पढ़ा देते हैं। राइट। दूसरा होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। बट बच्चों को अगर उस तरह पढ़ा दिया जाए फील करके कि इन चीजों को फिजिकल चीजों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो राइट। क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये दिल्ली का ऑफलाइन सेंटर है, इसको एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ ये आज है, हमारे अभय सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके उस ऑफलाइन सेंटर को स्टार्ट करने में। तो पहले तो तुम इनको थैंक्स बोलना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जितने भी बच्चे गुड़गांव, हरियाणा और दिल्ली के हैं, जो एनसीआर रीजन के हैं, उन बच्चों की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी कि भैया दिल्ली में एक ऑफलाइन सेंटर होना चाहिए। एंड ही वाज द पायनियरिंग गाय जिन्होंने आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स करवाए हैं। इनफैक्ट आपको समझ भी नहीं आएगा कि कितना ज़्यादा अभी भी उनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है एंड स्टिल ही इज़ देयर टू गिव यू द गाइडेंस। तो सबसे पहले थैंक्स टू हिम। एंड नाउ द सेकेंड थिंग, सेंटर को लेके कुछ डाउट्स हैं बच्चों के हम्म कि भैया दिल्ली में सेंटर है कहाँ पर? तो दिल्ली में जो सेंटर है वो साकेत में है, पुष्प विहार। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांति वाला लोकेशन है। अगर बच्चे वहाँ पे आएंगे ना तो उनको लगेगा ही नहीं कि हम दिल्ली में आ गए हैं। अरे वाह! वो शांति और वो प्यारा माहौल है बच्चों को क्लास से मिलेगा, जो बच्चे पहाड़ों पे जाके एक्सपीरियंस करते हैं। क्या बात है भाई! तो रहने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वी हैव अ हॉस्टल जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हुँ, बच्चे अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाते हुए कोचिंग आ सकते हैं और क्या बात कोचिंग है! से जा सकते हैं। इसका गलत मतलब निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ तुम्हें कुछ उल्ट-पुल्ट गलती करते हुए पकड़ा गया और स्पेशली अगर अभय सर ने इन्होंने देख इनसे तो तुम पहले ही डर के बैठे हो। अगर पकड़ लिया तो तुम्हारी जो सुताई होगी बच्चों, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद तुम आईआईटी नेस्ट छोड़ो, तुम अगले दिन क्लास आने से भी डरोगे। नहीं, और इसलिए मैं इनको रेगुलरली आने वाले भी हूँ। मैं हाँ, हॉस्टल में आप सब लोगों से मिलता रहूंगा एक एक करके, और पता करता रहूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, एग्ज़ैक्टली। एकेडमिकली या हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं तो है। ही इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी योर फिज़िक्स मेंटर, ही इज़ आल्सो गोइंग टू बी योर हॉस्टल वार्डन, जो कि बहुत ही अमेजिंग हॉस्टल वार्डन होने वाले हैं। और अगर तुम वाक़ई में देखो यार, अगर वाक़ई में सिलेक्शन चाहते हो ना, तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। और ऑब्वियसली। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सर पे डंडा होना ज़रूरी है ना? क्योंकि इस बात का जो पूरा का पूरा एक तरीके से इतिहास गवाह है कि आज तक बड़ा वही बना है जिसके ऊपर उसके गुरु का एक डंडा था, है ना? तो द्रोणाचार्य जिन्होंने इतने बड़े-बड़े शिष्य, इतने विद्वान शिष्यों को एक तरीके से ट्रेन किया है, वो कितने स्ट्रिक्ट थे। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना? तो हम तुम्हारे लिए वैसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे, राइट। हम्म अब आ जाते हैं भाई दूसरे नाइटमेयर सब्जेक्ट पे, जो बिल्कुल, मेरे लिए खुद नाइटमेयर था। बिल्कुल भाई। और मेरा 12वीं का रिज़ल्ट अगर खराब हुआ है बच्चों, तो हुँ। मैथ की वज़ह से खराब हुआ था। तो मैं हमेशा ग्रज में रहता हूँ मैथ्स को लेके, लेकिन मुझे लगता कि काश ऐसे टीचर मुझे मिल जाते, तो मेरी मैथ्स भी सुधर जाती। सर आप कहाँ थे? मैं था, यहीं था, बस यही है कि बच्चों तक नहीं पहुँच पाया। मैं भी वो बच्चा था जिस तक आप नहीं पहुँच पाए। एनीवेज़, अरे! तो सर मैथ्स में जो बच्चे, देखो सबसे पहला डाउट तो आपको पता है क्या आने वाला है। बिल्कुल, भैया हम बायो वाले हैं, बिल्कुल, हमने बिल्कुल, मैथ्स कभी हाँ। पढ़ी नहीं है, हम बायो कैसे वालों का करेंगे डाउट। मैथ्स आईआईटी नेस्ट की? अरे! बायो वाले हर साल आते हैं, यही पूछते हैं कि बायो के अंदर मैथ्स हमारे कभी पढ़ी नहीं है। बच्चे 10th में मैथ्स पढ़ते हैं और फिर डायरेक्टली बोलते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें? और जब वो धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तब उन्हें समझ में आता है कि यार जो 10th की मैथ्स थी ना, सारे कोर्स में मैथ्स वहीं से उठ के आ रही है सिलेबस में। एग्ज़ैक्टली। तो एग्ज़ैक्टली तुम्हारी मैथ्स जो है, वो 10th से उठेगी। धीरे-धीरे तुम्हें कंसेप्ट पता चलेंगे, धीरे-धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, दिस इज़ वेरी ईज़ी टू डू। तो जो बच्चे मैथ्स नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं मैथ्स के साथ क्या जब वो बात है! ऑफलाइन सेंटर में आके पढ़ते हैं ना। क्या तो बात दैट है! इज़ अ थिंग फॉर बायो स्टूडेंट्स जो तुम्हें देखनी चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें पता है हर साल यही होता है कि बायो के बच्चे जब शुरू में हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा।
और जब वो 1 साल पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद उनकी बायो और मैथ्स बराबर हो जाती है, इस कदर कि कई-कई बार, जैसे इस बार नेस्ट के पेपर में हुआ था, बायो मुश्किल आ गई थी, सारे बच्चे मैथ को कराए। मतलब हाँ, उसमें बेस्ट ऑफ 3 होता है। यस, इस साल यही हुआ हाँ, कि मैथ्स दोनों में इजी थी और एग्ज़ैक्टली। मैथ्स आईटी में इतनी इजी थी, बच्चों ने डायरेक्ट बोला कि सर क्वेश्चन आ रहे थे नोट्स में से, बढ़िया निकली मैथ्स तो। देखो, तो यही होता है जब आप गाइडेंस फ़ॉलो करते हैं। तो मैथ्स और फिज़िक्स जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, हमारे पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो आपके इन 2 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल एकदम जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके दिमाग के अंदर घुसा देंगी। आपको मैथ्स और फिज़िक्स ऐसी समझ में आएगी कि आप लोग कभी भूल ही नहीं पाओगे, और इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन लाइक आई सेड, रैंक बूस्ट करने के लिए केमिस्ट्री का होना तो बहुत ज़रूरी है। मी बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर कैसे भूल जाऊँगा केमिस्ट्री को, लेकिन यहाँ पर मेरी नहीं हो रही है बात हो रही है हमारे नितेश भैया की। तो भैया, ये बताओ, क्या आप इन बच्चों को भी उतना ही डाँटोगे जितना आप ऑलरेडी दूसरे बच्चों को डाँटते हो? नहीं, नहीं सर, मैं दूसरे बच्चों को डाँटता नहीं हूँ ज़्यादा। वो स्टार्टिंग में होता है, बच्चे जब आते हैं तो उन्हें थोड़ा, क्योंकि सिखाना पड़ता है कि कैसे क्लास में रहें, कैसे ना रहें, बिल्कुल। तो ताकि वो पूरे साल डर के रहें। लेकिन एक बार थोड़ा-सा वो हो जाते हैं ना, फिर उनके साथ हाँ। मैं बहुत चिल होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। राइट। तो केमिस्ट्री में हुँ। आपको क्या लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बच्चे ये फेस करते हैं, बच्चे उसे लाइटली ले जाते हैं। ये बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, ये गलती है तुम्हारी। हाँ, तो बच्चों को लगता है यार केमिस्ट्री है ये, तो फिज़िक्स हाँ। और मैथ्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, केमिस्ट्री का तो क्या ही है, हो जाएगा एट द एंड। सेम फॉर बायो, बट अभी बायो की बात कर नहीं रहे, बट केमिस्ट्री में बच्चे यही करते हैं। फिर एंड में उनसे होती नहीं है, फिर रोते हैं कि यार केमिस्ट्री तो हो नहीं रहा। बिल्कुल सही बात ये है। दिक्कत है। और मुझे पता है मेजॉरिटी जो बच्चा यहाँ पर देख रहा है, जो केमिस्ट्री में कहीं न कहीं लैग कर रहा है, वो या तो लैग करता है कि भैया फिज़िकल के न्यूमेरिकल नहीं बनते, हुँ। और या फिर वो लैग करता है भैया ऑर्गेनिक, हुँ, वो नहीं समझ में आती। हुँ। दोनों का ही एक बढ़िया तोड़ आपको नितेश भैया दे देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी मेजर्स में उन्होंने तीनों सब्जेक्ट इक्वली पढ़े थे, जो कि बहुत ही कम हुँ। होता है। मैंने जब अपनी मेजर्स की थी, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया था, मेरी टीचिंग में दिखता भी होगा, है ना? लेकिन इन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, और वो तुम्हें इनकी टीचिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, जब ये हर एक डोमेन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तुम्हें रिसर्च लेवल के एग्जांपल्स दे के रिलेट करवाएँगे। अभी इनकी एक रील भी बड़ी वायरल हुई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, जब ये पहाड़ों पे गए थे और इन्होंने वहाँ पर राउल्ट्स लॉ नहीं, हेनरी लॉ समझाया था, बहुत ही अमेजिंग। वैसे वो आइडिया हुँ। मेरे दिमाग में भी आया था, और रील भी बनाई थी लेकिन वो एडिट होके जा नहीं पाई। एनीवेज़, तो केमिस्ट्री आप बढ़िया करवा दोगे इनकी? सर कोशिश कर सकते हैं, बट बच्चों की खुद की मेहनत लगेगी, वो तो लगनी है, ठीक है? बिल्कुल। मेंटर तो सिर्फ गाइड करने के लिए होता है, पढ़ाने के लिए होता है। अगर बच्चे कंसिस्टेंटली क्लास में ही नहीं आ रहे हैं, वो हुँ, क्लास बंक कर रहे हैं या फिर क्लास में पीछे बैठ के मज़े ले रहे हैं, ठीक है? अगर क्लास में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो देखो, मेंटर्स की तरफ से 100% रहेगा, बट बच्चों को भी पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर कर लेते हैं बच्चे अपना पूरा हुँ। 100%, तो AIR-1 पक्की फिर? बिल्कुल फॉर भाई, श्योर, फॉर पक्की। श्योर। AIR-1 in IIT, AIR-1 in NEST, AIR-1 in other competitive examinations as well is possible। इस साल भी IIT का AIR-1 सौम्य नील, नेस्ट का AIR-1 सानिध्य क्षितिज डोगरे, और एनसेट का AIR-1 सौम्य नील, वो तीनों सायास्ट्रा के ही स्टूडेंट्स हैं, 3 नहीं है, 3 2 नहीं हैं। है। तो वो दोनों ही सायास्ट्रा के स्टूडेंट थे, और मज़े की बात, वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स थे, तो आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी एक मोटिवेशन उनसे मिलनी चाहिए। और सौम्य नील का पॉडकास्ट भी हमारे चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से तैयारी की, क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, तो आपके लिए एक रोड मैप का काम करेगा, राइट? अब तुमने एक सवाल नहीं पूछा अब तक, पूछा भी होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि बायो कौन पढ़ाएगा? सर बायो कैसे पढ़ेंगे? आप ही तो बोले कि चारों सब्जेक्ट आते हैं, और जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, वहाँ पर बायो कौन पढ़ाएगा? तो बायो के लिए जो सरप्राइज हमारे पास है, बायो के लिए हमारे पास है एक और मिसाइल, जो कि अगर लॉन्च हो गई एक बार, तो फिर तुम्हें सीधा ऐसी बेंगलोर छोड़ के जाएगी। जो एक होती है ना मदर मिसाइल, सुना है मदर मिसाइल के बारे में? वो फिजिक्स में एक टॉपिक है ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। क्या करता है? मदर मिसाइल जो है वो उसको लेके जाता है ना एक सर्टेन डिस्टेंस तक, उसके थ्रेशोल्ड को उसके क्वालीफाई बाद कराता है। वो अपने आप मूव करना लगता है। एग्जैक्टली तो यही मदर मिसाइल का काम करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन बायोलॉजी टीचर हैं। तो बुलाना चाहूंगा उन मेंटर को जो खुद बायोलॉजी में PhD हैं, और कितने सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च का, और आप जैसे रिसर्च माइंडसेट के बच्चों को पढ़ाने का। क्योंकि खुद जो बंदा इतने सालों से रिसर्च कर रहा हो एक सर्टेन सब्जेक्ट में, तो उसको उनको सारे के सारे वो फंडे, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और जो भी थ्योरेटिकल आप चीज़ें पढ़ते हो, उनको एक्चुअल में किस तरीके से रियल लाइफ से मैच करके या कंपेयर करके आप एक्चुअल में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं। और क्योंकि वो सायास्ट्रा में फर्स्ट टाइम आई हैं, ऑल्दो शी इज बीन टीचिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट सायास्ट्रा इज रियली फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव हर। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी फेवरेट बायोलॉजी टीचर, जो आपकी भी फेवरेट बन जाएंगी, यूं
जिनका नाम है सुमीत मैम। मैम आइए और बच्चों को गाइड करिए इन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सब्जेक्ट जो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करता है ना, रिलेट करता है। तो बायो को अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि समझ सकता है वो, लेकिन वो डिपेंड करता है समझाने वाले पे। और क्योंकि जब मैम जैसे टीचर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें जिनसे आप अब तक शायद नफरत करते हुए आ रहे थे कि यार ये तो रटना पड़ेगा, बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट है, वो सारे के सारे नोशंस आपके खत्म हो जाएंगे। तो मैम, सबसे पहला सवाल जो बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं कि मैम मैंने कभी बायो नहीं पढ़ी। बट आप खुद तो बायो हो ना। ले, बहुत ही बढ़िया। तो जब आपके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, अगर आपको वही नहीं पता होंगे, आपके बारे में ही नहीं पता होगा, तो आप दूसरी चीज़ को पढ़ने में क्या इंटरेस्टेड हो? सही बात है। तो बहुत ही ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस थी उन लोगों के लिए जो बायो को हल्के में लेते हैं, जिनको बायो पसंद नहीं है। बायो तो सबको ही आनी चाहिए। एग्जैक्टली बायो सबको आनी चाहिए और एक डिसेंट बायोलॉजिकल नॉलेज आपको लाइफ में बहुत जगह बचाती भी है। आपको ये शायद टाइम के साथ समझ में आने लगेगा, राइट? कभी देखा है अपनी मम्मी को, अपने पापा को कुछ ऐसे इंस्टेंट देसी नुस्खे तुम्हें बताते हुए जिसकी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाती है रिलेटेड टू योर बॉडी? वो सारी इसीलिए क्योंकि उनको वो समझ है, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखना, वही समझदारी तुम्हारे अंदर आए, इसीलिए बायो को पढ़ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट शी वांटेड टू टेल यू। और दूसरी बात कि मैम अगर कोई बच्चा ठान ले कि मैम मुझे बायो सीखनी है और मैं पढ़ना चाहता हूँ बायो, जितना भी एफर्ट लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, तो क्या जिसने कभी बायो नहीं पढ़ी 10th के बाद वो 11th की बायो 12th की बायो दोनों एक साल में कवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट ये ईज़ी है। आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जो आपकी मेहनत से जो टाइम 11th-12th का है, एक साल में हो सकता है। बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी राइट, और इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तो मैम हमारे पास हैं ही, क्योंकि अगर टीचर चाहे तो वो किसी भी बच्चे के लिए कोई भी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। इनफैक्ट तुम्हें पता है, बहुत ही अमेजिंग बात मेरे आईआईटी के प्रॉफ ने मुझे कही थी और वो मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ कि हम जो है ना, हम अपने-अपने सब्जेक्ट के सेल्समैन हैं, पता है? हम लोग अपना-अपना सब्जेक्ट तुम्हें चिपका देंगे ऐसा कि तुम्हें लगेगा कि यार अब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं बीएसएमएस में किस में मेजर्स करूँ? कौन-सा सब्जेक्ट लूँ? क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट बहुत ही अमेजिंग है। एज़ अ साइंस अगर मैं देखूँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन-सा ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि तुम कन्फ्यूज़ हो चुके होगे, राइट? और इसी बात का कॉम्पिटिशन हम में चलता है कि देखते हैं इस बार बच्चों को केमिस्ट्री में ज़्यादा प्यार कराएँगे या फिर मैथ्स में या फिर बायो या फिज़िक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैम एक लास्ट डाउट बच्चे पूछते हैं कि मैम बायो में ना बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होती हैं, है ना? तो उससे कैसे डील करते हैं? क्या उसका कोई तरीका है? और अगर तरीका है तो आप किस तरीके से बच्चों को एडवाइस करोगे कि इस चीज़ को फ़ॉलो करना है? इसमें रटना कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत कम प्रोपोर्शन का होता है। तो अगर मान लो ऐसी कोई चीज़ है जिसे याद करना पड़ेगा, तो क्या कितना रिवीजन चाहिए उसको मतलब अपने दिमाग में रखने के लिए? ब्रेन जो है वो रेपिटिशन पे वर्क करता है। जो आप बार-बार पढ़ोगे वो आपके माइंड में एनग्रेव हो जाएगा। तो अगर राइट। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ईज़िली, तो अगर आप उसे एक बार पढ़ते हो और उसे साइमल्टेनियसली आफ्टर 3-4 डेज़ रिकॉल करते रहते हो, तो वो आपके माइंड में एनग्रेव हो जाती है। सो रेपिटिशन इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। राइट। जैसे E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of the right hand ion divided by the concentration of left hand ion। मुझे याद हो गया ऐसा कि अगर मैं ऑलमोस्ट डेथ बेड पे भी हूँ और मुझसे लिखवाया जाए तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत साल ओवर एंड ओवर पढ़ाया। ऐसे ही अगर आप इस एक साल में अपने उन टॉपिक्स को जो थोड़ा याद करने वाले हैं या जो थोड़े मुश्किल है उनको बार बार रिवाइज करोगे ना, नो मैटर आपको लगता हो आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो, आपका आईक्यू इंटेलिजेंस कितना भी कम हो, आप सरपास कर जाओगे उन टॉप रैंकर्स बच्चों को जो अपने आईक्यू के लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग लेट हो या आप लोग अब स्टार्ट करोगे तो नहीं पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी मेंटर्स आप देख रहे हो वो सब एक टाइम पे एवरेज स्टूडेंट ही रहे होंगे। मैं तो था बहुत ही गंदा स्टूडेंट 8वीं से पहले, मतलब मेरा तो ऐसा था कि घर वाले रिपोर्ट कार्ड भी फाड़ के फेंक देते, कहते क्या है ये परसेंटेज, 65% इन 7th क्लास, 7th क्लास में 65%। मेरे तो 71। मेरे आस पड़ोस वाले कहते थे कि ये तो गलती पैदा हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि मेहनत जब आदमी करता है ना तो फिर आईक्यू, इंटेलिजेंस, है ना, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मेहनत एक तरफा काफ़ी है बच्चों। तो अगर आपका पिछला रिजल्ट कितना भी खराब गया हो, चाहे आपकी रैंक कितनी भी आई हो, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है ना, तो आप कर ले जाओगे। इस साल भी
एक मिसाल हमारे ही रमन बैच से आई थी। उस बच्चे ने लास्ट ईयर की रैंक उसकी 27,000 कुछ थी जनरल कैटेगरी में, और इस साल उसकी रैंक मेरे हिसाब से, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट रैंक, बट 150 के आसपास कुछ उसकी रैंक है शायद, एंड उसको आईआईसी बेंगलोर का ऑफर लेटर आ गया है। एक साल में वो बंदा 27,000 की रैंक से आईआईसी बेंगलोर पहुंचा है। और उसने, जब उससे पूछा गया ना व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर जूनियर्स, उसने बोला जस्ट फॉलो योर मेंटर्स ब्लाइंडली। तो ये सिंपल सी एडवाइस और ये 4 मेंटर्स अगर तुम सीरियसली ले गए तो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट जाने से कोई नहीं रोक पाएगा भाई। तो आकाश भैया के आशीर्वाद से हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे इस सेशन को, और मैं जानना चाहूंगा कि कोई कंक्लूडिंग रिमार्क है जो हमारे टीचर्स देना चाहते हैं या नहीं। भैया क्या बोलोगे? भाई मैं तो यही कहूँगा बच्चों से कि यार बड़े आदमी बनो, छोटा तो भीम भी है। अरे भाई साहब क्या, ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था भाई, अनएक्सपेक्टेड। सर आप बताओ सर। और अगर आपका डाउट है कि सेंटर कहाँ पर है, तो ये सेंटर है सुतुर भवन, जो कि पुष्प विहार साकेत में है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो नीचे दिए गए पिन्ड कमेंट में आपको सपोर्ट का नंबर मिलेगा, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। और अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो सारी की सारी फीचर्स के बारे में, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर स्पेशल बैचेस में जब आप ऑफलाइन कोर्सेज पे जाओगे तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा एक पेज खुल के जाएगा, जिसमें हमारा दिल्ली पे क्लिक करोगे तो पूरा दिल्ली का सेंटर और उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने आएंगी, और आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर ओवरव्यू में पता चल जाएंगी, जिससे आप पता कर सकते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, प्राइसेस क्या है, ऑल एवरीथिंग। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे ही प्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं वाकई में आईआईटी नेस्ट 2027 की प्रिपरेशन के लिए, तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी 5 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, जिसमें वो सिर्फ एक ही है और वो है सायास्ट्रा। पूरे भारत में अगर हर साल मैक्सिमम रिजल्ट किसी ने दिए हैं आईआईटी नेस्ट 2020 एक्स एग्जाम में, तो वो भी है सायास्ट्रा। और सिर्फ पूरे भारत में एक ही इंस्टीट्यूशन ऐसा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बच्चों के लिए दावा करती है कि हम तुम्हारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद भी हैं, वो भी है सायास्ट्रा। तो सायास्ट्रा के साथ खुद ही एक फैमिली मेंबर की तरह इन्वॉल्व होना एक प्राउड की बात है। गोइंग टू नितेश सर, सर कुछ लास्ट रिमार्क? ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि जब आप सेंटर में आओ तो अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव करके आओ कि यू कैन डू इट। राइट। ठीक है, अगर आप खुद ही पे सेल्फ डाउट रखोगे पूरे साल की कि नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, मेंटर्स तो हैं ही आपको गाइड करने के लिए, बट एक खुद पे सेल्फ बिलीव होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ज़रूरी बात भी है। मैम, बच्चे सुनना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको आगे अपना करियर रिसर्च में बनाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो वो कॉन्सेप्ट्स का जो बेस है वो इसी टाइम आप सेट कर सकते हो मेहनत करके 1 साल पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, और ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। तो मैम ने एक तीर से 4 निशाने मारे हैं उस हर एक बच्चे के लिए जिसका चारों सब्जेक्ट में किसी ना किसी एक में इंटरेस्ट है और वो उसमें रिसर्च करना चाहता है। अगर इस साल तुमने मेहनत कर ली और अपना वो थ्रेशोल्ड क्वालिफाई कर लिया ना, क्लियर कर लिया, जिसमें एक बेसिक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास, तो भाई इसके बाद तुम कहीं पे भी जाओगे ना तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 12th क्लास में बढ़िया परसेंटेज ले करके जब एक यूनिवर्सिटी में गया था, बहुत अच्छे नंबर थे मेरे केमिस्ट्री में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल्स थे ना, वो तब भी कमज़ोर थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि कुछ चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है ना? लेकिन जब मैंने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर किया तो सारा गार्बेज बाहर निकल गया। इसीलिए मुझे थोड़ा वक़्त लगा और शायद आपको भी लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इस साल अगर मेहनत कर ली ना तो लाइफ़ टाइम थैंक्स बोलोगे अपने आप को कि यार हिम्मत करके अच्छा हुआ मैंने ड्रॉप लिया और हिम्मत करके मैंने तैयारी की और भीड़ चाल से या भीड़ से अलग हट के कुछ किया, और इसका रिवॉर्ड जब मिलना शुरू होगा तो संभालते नहीं संभलेगा। और बच्चों, तुम्हारा पहला क्लास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास को जानने के लिए, टीचर्स को जानने के लिए, पूरे साल किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं उस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए, वो है ओरिएंटेशन क्लास, जो कि 29 जुलाई को होगी और आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्लीज़, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तैयारी करनी ही है तो जल्दी से जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि सीट्स आर फिलिंग फास्ट। अब फिर ऐसा ना हो कि तुम मुझे बोलो कि भैया दिल्ली में साकेत में ही उसी के बगल में एक और सेंटर खुलवा दो, क्योंकि उस वाले में तो सीट भर गई और मैं लेट हो गया। ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए टाइम रहते रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर इरादा बना लिया है पक्का कि करना ही है तो फिर कर डालो भाई, इतना वेट मत करो। और यही एक गलती सबसे ज़्यादा बच्चे करते भी हैं,
वेट करते रहते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना भाई, अगर मन बना ही लिया है कि अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचना है, लेट मत करना, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी डिले के चक्कर में वापस बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आते हैं और फिर कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए आप लोगों के पास वक्त है, आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, आप लोगों के पास मेंटर्स हैं, आप लोगों के पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन कराने के लिए काफ़ी हैं। बस हमें आप चाहिए हो आपकी पूरी 100% कैपेसिटी के साथ। हमें आपका वो वर्जन देखना है जो शायद आपने भी अब तक नहीं देखा होगा। सो ऑल द बेस्ट All the बच्चों। best.